दोस्तों प्रदीपगिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यही जो लेसन यहाँ पे जो नेमिंग आपको दिखाई दे रहा है यही अलग अलग यूनिवर्सिटीज को अलग अलग नेमिंग से है। जैसे अगर मैं बात करूं मुंबई यूनिवर्सिटी को तो यही नेमिंग उनको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इस नाम से है। और अगर आपके सिलेबस में भी अगर नेमिंग अलग है पर आप अपने सिलेबस में ये चेक करो, अगर ये टॉपिक है तो आप इस वीडियो को कवर कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में 2 वीडियो मैंने इस टॉपिक पे बना दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा बेसिक कंप्लीट कराया। देन इसके बाद सेकंड वीडियो में मैंने आपको, फर्स्ट वीडियो तो आप याद से देखना, सेकंड वीडियो में मैंने डायरेक्ट उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए जो एग्जैक्ट थे। पर अभी इस वीडियो में क्या रहेंगे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म, मतलब कि वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है पर हमें उसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम कुछ रूल्स की बात करेंगे। टोटल अपने पास 4 रूल है, एक्चुअल में 5 रूल है पर मैं यहाँ पे टोटल 4 रूल के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैंने चारों के चारों रूल लिख दिए और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में दिखाई देगा। और बस अगर आपने ये रूल अपने दिमाग में बिठा दिया, अब देखो पूरा का पूरा रूल मैं एक ही पेज पे लिख दिया हूं। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं हट गया हूं, ले लिया होगा आपने। हाँ, अब इस रूल को अच्छे से समझ लो। देन इसके बाद आप इजीली, अगर उस टाइप के क्वेश्चंस है, देन इसके बाद मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं। हर एक टाइप को आपको पहचानना है कि कौन से टाइप का वो क्वेश्चन है और आप सॉल्व कर सकते हो। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको, अगर आप अपने अपने बुक में देखोगे, जैसे बुक में देखोगे तो हो सकता है किसी बुक में पहला ये रूल नंबर 1 में आए, ये रूल नंबर 2 में चले गया, किसी किसी बुक में ये रूल नंबर 1 में आ गया, किसी किसी बुक में ये रूल नंबर 1 में। बट मैं जो सीक्वेंस दे रहा हूं ये सबसे परफेक्ट सीक्वेंस है। हमेशा रूल नंबर 1 में आपको होमोजीनियस को ही लेना है, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वहां पे कोई रूल नहीं लिखा होगा, वहां पे डायरेक्ट लिखा होगा सॉल्व। अब आपको समझना होगा कि भाई ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, सब आपका कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो देखो रूल नंबर 1, आपको बस पता करना है कि ये जो इक्वेशन है, जो भी आपको इक्वेशन दिया होगा वो होमोजीनियस है कि नहीं है। अब होमोजीनियस सर मैं कैसे पता करूंगा, तो आपने 12th में भी पढ़ा है या इसके पहले फर्स्ट सेमेस्टर में भी मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे ये इक्वेशन है, देन यहां पे अगर समझो x³ है, देन यहां पे अगर समझो y² x है और यहां पे समझो xy, चलो ये मैं 3 ही ले रहा हूं, ये इतना ही ले रहा हूं। अगर सपोज ऐसा कोई इक्वेशन है इस फॉर्म में, अगर आप देखोगे ये x के ऊपर कितना लिखा हुआ है 2, इसके ऊपर अगर आप देखोगे 1, 2 और 1 कितना हुआ दोस्तों 3, ये मत काउंट करना। देन इसके बाद यहां पे x के ऊपर कितना है दोस्तों 3, मतलब यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है, यहां पे 2 और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहां पे भी क्या है 3 है। अगर ये तीनों सेम हो गए, जैसे यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, होमोजीनियस इक्वेशन बोलेंगे। जस्ट क्वेश्चन में आएगा तो सबसे पहला आपको यही चेक करना कि ये जो क्वेश्चन दिया है वो होमोजीनियस तो नहीं है। अगर वो होमोजीनियस है तो आपको क्या करना है, m और n के बारे में तो कल मैंने बताया था, आप mx प्लस ny ये दिमाग में बिठा लो, mx प्लस ny। होमोजीनियस है तो प्लस होगा, mx प्लस ny प्लस होगा। उसका प्लस में आंसर निकालने की कोशिश करो और उसका आंसर 0 नहीं होना चाहिए, समथिंग कुछ भी होना चाहिए। अगर वो समथिंग कुछ भी है तो उसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आएगा, जो मेरा आंसर आया वही मैं अपॉन में ले लूंगा। तो फर्स्ट वाला मैंने आपको याद करा दिया है। होमोजीनियस अगर हमारा इक्वेशन है तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि आपको आपके इक्वेशन को किस तरह से, फिर उसके बाद आप तुरंत क्या फाइंड आउट करोगे, mx प्लस ny, प्लस है बीच में, याद रखना उसका वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा अगर कुछ भी है तो चल जाएगा। देन हम उसके बाद क्या करेंगे, उसी को अपॉन में लेके, देखो उसी को अपॉन में लेके हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दे रहे हैं। बाद में ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम जो इक्वेशन दिया रहता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अपना जो इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट से फिर से एग्जैक्ट फॉर्म में आ जाता है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में मैंने यहां पे कुछ लिखा है कॉमन, मैं इस ग्रुप को नाम कॉमन देता हूं, जहां पे फर्स्ट वाले पार्ट में अगर y कॉमन आ रहा है और सेकेंड वाले पार्ट में ये यहां पे देखो ना f1 xy, मतलब यहां पे जो भी इक्वेशन है x एंड y में उसमें y कॉमन जाएगा और सेकेंड वाले में x कॉमन जाएगा। याद रखना dx के साथ क्या कॉमन जाएगा, dx के साथ कॉमन क्या जाएगा दोस्तों, dx के साथ कॉमन क्या जाएगा, y। ये याद रखना, फर्स्ट वाले में भी याद रखोगे रॉन्ग हो सकता है। dx के साथ y कॉमन एंड dy के साथ x कॉमन अगर हो रहा है। आप बोलोगे सर नहीं एक कॉमन हो जा रहा है दूसरा नहीं हो रहा है, नहीं दोनों होना चाहिए। अगर वो कॉमन हो जा रहा है
देन आप ये वाले मेथड पे आ सकते हो। डायरेक्ट आपको जो यहाँ प्लस था, यहाँ पे आपको क्या करना, माइनस लेना है, उसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को अपॉन में ले लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आई थिंक इतनी चीजें मैंने आपके दिमाग में बिठा दी है। देन इसके बाद नेक्स्ट है रूल नंबर थर्ड एंड रूल नंबर 4, इसमें बहुत मैटर होता है। देन यहाँ पे अगर रूल नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, जैसा हम पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स, अगर समझो ये रूल नहीं है, ये रूल नहीं है, तो ये दोनों में से कोई एक रूल होगा। ये दोनों को आपको रैंडमली चेक करना होगा। पहले आप रूल 3 चेक कर लो, देन आप रूल 4 पे आओ। देखो यहाँ पे डेल एम बाय डेल वाई, डेल एन बाय डेल एक्स है, माइनस है, जैसे हम वो इक्वल बताते थे वही है। और यहाँ पे जो है ना दोस्तों, ये पीछे वाला दिख रहा है, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे एन है तो यहाँ पे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, एन से। सेम यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे डेल एन बाय डेल एक्स, यहाँ पे उल्टा हो गया, पहले एन वाला लेना है, देन एम वाला लेना है, फिर यहाँ पे डिवाइड कौन सा होगा, पीछे वाला, एम से। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, अगर मेरा आंसर ये एन है, एन के नीचे क्या है दोस्तों, एक्स है, अगर मेरा आंसर एक्स के फॉर्म में आ रहा है तो मैं ये रूल अप्लाई कर सकता हूं। अगर ये रूल नहीं अप्लाई हो रहा है तो मैं यहां पे जब डिवाइड कर रहा हूं, और डिवाइड करने के बाद अगर मेरा आंसर यहाँ पे y के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि m है और m के नीचे क्या है, y है, y के फॉर्म में आ रहा है। जब भी डिवाइड में m होगा तो आंसर y के फॉर्म में आना चाहिए। जब भी डिवाइड में n होगा तो n के नीचे क्या है, x है, तो आंसर x के फॉर्म में आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू, मैंने ये पहले भी आपको लेसन नंबर 2 भी मैं साथ में चालू किया हूं, तो मैंने आपको बताया e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये भी जो दिया है वो सेम टू सेम एफ एक्स, और यहाँ पे ये x है तो विथ रिस्पेक्ट टू x dx। यहाँ पे देखो y है तो एफ वाई डी वाई, तो ये याद रखना है। तो ऐसे 4 इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्वेश्चन स्टार्ट करो, थोड़ा सा 2 मिनट आप रुक जाओ, लेक्चर को रोक दो, एक बार अपने रफली प्रैक्टिस करो कि आपको सभी के इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिमाग में बैठेगी नहीं। देन आप सम में आओ, सम उसके बाद देखना सम आप खुद से सॉल्व करोगे, और मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला हम चेक करेंगे भाई ये होमोजीनियस है कि नहीं। उसके पहले अगर मैं चाहूं तो डेल एम बाय डेल एक्स का अगर मैं वैल्यू निकालूं, हो सकता है ये ऐसा जो इक्वेशन है वो कल वाला मेथड हो, शायद हो सकता है कि ये जो है इक्वेशन वो एग्जैक्ट फॉर्म में हो। तो सबसे पहले तो आपको वही चेक करना पड़ेगा कि जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। देन उसके बाद टाइप्स आएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो देखो यहाँ पे m का सबसे पहले आपको इक्वेशन चेक करना होगा, नहीं तो हम कल वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम इसका जनरल इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं अगर m की बात करूं तो m का जो वैल्यू है दोस्तों अभी वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स। वही अगर मैं n की बात करूं तो n का वैल्यू क्या है दोस्तों, एक्स वाई। देन अगर मैं यहाँ पे अभी मैं कल वाला ही मेथड अप्लाई कर रहा हूं, मेरा इसके पहले वाले लेक्चर का, मैं क्या करता था, सबसे पहले डेल एम बाय डेल वाई निकाल रहा हूं, डेल एम बाय डेल वाई, और यहां पे मैं क्या करता था, डेल एन बाय डेल एक्स निकालता था। अगर मैं डेल एम बाय डेल वाई जा रहा हूं तो बस मैं y को सॉल्व करूंगा, x मेरा कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 2y आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करूंगा तो बस x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, y कांस्टेंट है वैसे ही आएगा। तो यहाँ पे फाइनली अगर मैं ये दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे एक आइडिया आ गया कि भाई दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। मतलब यहाँ पे डेल एम बाय डेल वाई और डेल एन बाय डेल एक्स जो है वो एक दूसरे को इक्वल नहीं है, और यहां पे मैं लिख सकता हूं द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, ये आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। आप अपने बुक के सॉल्यूशन में देखोगे ये नहीं दिया है, पर ये आपको करना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है। अगर वो एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाता, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता तो मेरा कल का लेक्चर हो जाएगा। इसके पहले वाला जो लेक्चर मैंने अपलोड किया उससे आप सॉल्व कर दो, डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन वाला मेथड अप्लाई कर दो, सम सॉल्व हो गया। अगर नहीं है तो हमारे पास 4 रूल है। अब रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई होगा कि रूल नंबर सेकंड अप्लाई होगा कि रूल नंबर थर्ड, आप अच्छे से समझ लोगे ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी आराम से अपने यूनिवर्सिटी के पेपर में आप चीजों को सॉल्व कर लोगे। देखो अभी आपका जो कॉलेज के जो एग्जाम्स होते हैं, जो जैसे यूनिट टेस्ट है, किसी का प्री सेम होता है, तो अगर ये सब जो होते हैं तो वहां पे क्वेश्चंस जो आपके टीचर्स पढ़ाते हैं वही डाल देते हैं, पर यूनिवर्सिटी के पेपर में भाई सब तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करके जाओ। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं देखूं तो ये होमोजीनियस है क्या, पहले चेक करता हूं। देखो यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो 1 है, रिजेक्ट हो गया। तो यहां पे ये होमोजीनियस नहीं है। टाइप 2 में देखो, इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं क्या, देखो dx है तो y कॉमन जाना चाहिए, तो भाई इसमें से y तो कॉमन जाएगा ही नहीं,
ये टाइप 2 भी हो गया कैंसल। अब टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों कैंसल हो गया है, तो ये जो मेरा क्वेश्चन है वो हो सकता है कि नीचे के किसी टाइप में हो। अब नीचे के किसी के टाइप में हो तो वो मैं कैसे चेक करूंगा, तो या तो वो ये मेरा सम या तो इस टाइप से सॉल्व होगा या तो इस टाइप से। तो चलो पहले, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको अलग अलग रूल बताएंगे कि ये ऐसा होगा तो ये वैसा होगा, ऐसे बहुत सारे आपको रूल्स बता देंगे। कहीं कभार वो रूल मैच हो जाता है पर कभी कभार नहीं होता है। तो आप क्या करो, रफली दोनों को चेक कर लिया करो। पहले मैं देखो ये वाला ही अप्लाई कर रहा हूं, सबसे पहले यही अप्लाई कर रहा हूं, देखता हूं। अब हमने यहां पे लिख दिया द इक्वेशन इज नॉन एग्जैक्ट। अगर मैंने यहां पे सब चीजों को लिख दिया है तो इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद अब देखो यहां पे मेरे पास अलग अलग मेथड है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। रूल नंबर 1 में अगर मैं चेक करने जाऊं तो सबसे पहले मेरा इक्वेशन जो है होमोजीनियस है क्या। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ एक्स है, यहाँ पे 1 है। तो ये देखो ये 2, ये 2, ये 1 मिसमैच हो गया, तो ये मेरा होमोजीनियस से सम सॉल्व नहीं होगा। देन सेकेंड है कि dx में y कॉमन आता है। इसमें से अगर मैं y देखने जाऊं तो इसमें तो y है ही नहीं, यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ y कॉमन जाएगा ही नहीं। तो सबसे पहले रूल नंबर सेकेंड भी कैंसिल हो गया। अब रूल नंबर थर्ड एंड फोर्थ जो मेरे पास है, ये दोनों में से कोई ना कोई एक रूल यहाँ पे अप्लाई होगा ये दोनों के अंदर। अब रूल नंबर थर्ड और फोर्थ में अगर मैं बात करूं तो यहां पे ये दोनों रूल आपको चेक करके देखना पड़ेगा रफ में कि इसमें से कौन सा अप्लाई हो रहा है। बट पहले आप ये रूल चेक कर लो, ये रूल चेक करने के बाद आप दूसरे रूल पे जाओ। और बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो बोलेंगे कि ये दोनों वैल्यूज को आप चेक कर लो, यहाँ पे n है और यहाँ पे क्या m है। अगर ये दोनों वैल्यूज में से जो वैल्यूज स्मॉलर है वो हमेशा वो वाला ही टाइप आएगा। तो ये वाला अगर समझो यहाँ पे n स्मॉलर तो ये वाला आएगा। हाँ, 90% केस में ये क्वेश्चन मैच हो जाता है ये रूल के अकॉर्डिंग, बट 10% केस में नहीं होता है। तो इसलिए आपको अगर नहीं आया इस रूल के अकॉर्डिंग तो आपको दूसरा रूल चेक करना ही होगा और ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। देखो मैं यहाँ पे अब देखो चेक कर रहा हूं, डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स अपॉन यहां पे क्या लेना है मुझे एन इक्वल टू, मैं चेक कर रहा हूं। देखो यहां पे इसका आंसर अगर मैं चेक करूं तो कितना है दोस्तों 2y। इसका आंसर अगर मैं बात करूं तो आंसर कितना है दोस्तों y। देन n का अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो दोस्तों कितना है xy। देन फाइनली अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे y आएगा 2y माइनस y, देन यहाँ पे क्या है xy, y कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है x। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मैंने चीजों को सॉल्व किया और यहाँ पे आंसर क्या है 1/x। अब रूल में मैं जाके चेक करता हूँ कि जब मैंने इसे सॉल्व किया तो आंसर मेरा x के फॉर्म में चाहिए था, देखो x के फॉर्म में, और x के फॉर्म में मुझे आंसर मिला। अगर x के फॉर्म में आंसर नहीं मिलता तो समझ जाना कि फिर ये रूल नहीं सॉल्व करना, या तो समझो आपका कुछ कैंसिल नहीं होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा बहुत ही छोटा आपको मिलेगा, बहुत बड़ा कुछ नहीं मिलेगा। देन इसके बाद ये आपका आ गया। देन इसके बाद देखो आपको मैंने बताया कि इसके बाद डायरेक्ट आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो। अब देखो यहां पे मैं नीचे ही निकाल दे रहा हूं इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू ई रेस टू, अब देखो यहां पे क्या आएगा, ये जो मेरा वैल्यू आया वो मैं लिख रहा हूं और साथ में dx लिख रहा हूं। तो ई रेस टू 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों log x। और एक रूल और याद रखना इंडाइसिस का, लॉगरिथम का, यहां पे अगर समझो कोई भी टर्म दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है, यहां कुछ नहीं है तो ई है, ये दोनों अगर मैच हो गया तो इसका आंसर हम डायरेक्ट ये वाला पार्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा है और यहाँ पे समझो अगर आइसक्रीम है और अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझ जाना ई है, ये दोनों मैच हो गया तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा आइसक्रीम। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से समझ में आया, और गर्मी का सीजन चल रहा है तो आइसक्रीम खाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये ई है तो डायरेक्ट इसका आंसर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, डायरेक्ट हम यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं x। अब यहाँ पे हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा निकाल दिया x। अब यहाँ पे बस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 आप किसको दोगे, इसको, तो इसको इक्वेशन 1 दे दो। इक्वेशन 1 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आपका ये रूल अप्लाई हुआ देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो मैंने मल्टीप्लाई किया दोस्तों, देखो x अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, तो ये वाला पार्ट हो गया dx। देन दोस्तों इसके बाद यहाँ प्लस है, एंड देन अगर x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dy विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो मैंने x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, ये एक्स क्यूब हो गया।
देन यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर हो गया, देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर वाई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर दोगे देन इसके बाद आपका क्वेश्चन कल वाले मेथड की तरह हो गया। बस इतना पार्ट आपका यहाँ पे नया है। अब कल वाला जो मेथड है उसी की तरह आपको सम सॉल्व करना है। कल वाला मेथड क्या था सर, या अब इसके अंदर अब मेरा m का जो वैल्यू है ये मेरा n का वैल्यू है। अब जो मेरा इक्वेशन है जैसे मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया तुरंत आप लिख दो द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तुरंत हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा। उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, मत चेक करो। देन डायरेक्ट अगर आपका इक्वेशन एग्जैक्ट हो गया तो डायरेक्ट आप कल वाला फॉर्मूला आपको याद होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई विच इज इक्वल टू सी, जनरल इक्वेशन। यहां पे आप लिख देना जनरल सॉल्यूशन, जनरल इक्वेशन नहीं। देन अगर इसके बाद अगर आप जाओगे तो जस्ट यहाँ पे m वाला वैल्यूज लिख दो सब। यहाँ पे m के वैल्यूज क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx प्लस अगर मैं n की बात करूं तो n में मैंने कल बताया था कि n के अंदर x नहीं होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे n का जो वैल्यू है उसके अंदर तो x है, तो और कोई तो वैल्यू बचा नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में y उसके साथ है, तो ये वाला टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे ही नहीं। और यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप 0 लिखोगे और प्लस सी। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालने जा रहे हो तो बहुत सतर्क हो जाना कि इंटीग्रेशन सॉल्व करना, डेरिवेटिव मत कर देना। इसलिए मैंने इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव दोनों फॉर्मूले दिए। देन यहाँ पे एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 4 अपॉन 4, मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। एक्स रेस टू 3 प्लस 1 एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 अपॉन 4। देन यहाँ पे दोस्तों याद होगा आपको y हम कांस्टेंट लेते थे, ये y स्क्वायर हमारा कांस्टेंट टर्म है वैसे ही रहेगा। देन x का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालता हूं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। देन अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का फिर से निकालता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स क्यूब बाय 3, क्योंकि 2 प्लस 1 3 और नीचे 3। देन इसके बाद इक्वल टू मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ c। लगभग मेरे आंसर आ चुके हैं। अगर आप चाहोगे तो इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। सिंप्लीफाई करना है तो ये पूरे का एलसीएम ले लो, या तो आप इतना भी रख सकते हो, या तो चाहिए तो आप पूरे का एलसीएम ले सकते हो, या तो पूरे इक्वेशन को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 4 है, ये 2 है और ये 3 है। ये तीनों में कॉमन कौन सा नंबर आता है, जो सबसे पहले आता है तीनों के टेबल में। तो यहाँ पे देखो मैं 2 का टेबल लिख रहा हूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखो एकदम सोचो यहाँ पे 4/5 की चीजें बता रहा हूं, 6 8 10 12 यहां तक मैं लिख रहा हूं। देन यहाँ पे 3 का अगर मैं टेबल लिखूं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 9 एंड 12। और 4 का लिखूं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अगर आप देखोगे तो तीनों में जो सबसे पहला नंबर कॉमन आता है वो आता है 12। उसके पहले कोई भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं है। तो आप 12 से पूरे इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे अगर मैं 12 रखता हूं तो 4 कितने बार 12 के टेबल में आएगा, 3 टाइम में। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x रेस टू 4। देन यहाँ पे अगर मैं 12 रखता हूं तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अगर मैं 12 को डिवाइड करूं 2 से तो 12 का हाफ कितना होगा 6, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। देन यहाँ पे अगर मैं 12 रख रहा हूं तो यहाँ पे क्या होगा 4x क्यूब, और फाइनली यहाँ पे भी 12 आएगा। तो आप 12c लिख सकते हो, या तो इस कांस्टेंट को चेंज कर दो, 12c लिखो और बाद में 12c को ही चेंज करके c1 दे दो। तो फाइनली इसी के बाद मैं इसे चेंज करके यहाँ पे c1 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है। तो ये क्या आया तुम्हारा, रिक्वायर जनरल इक्वेशन। अब हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अपना रूल नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, रूल नंबर देखते हैं कि कौन से रूल नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं रूल पढ़ा के तुरंत उसका सम नहीं सॉल्व करा रहा हूं, मैंने पहले पूरे रूल पढ़ा है, सम दे रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए कौन से रूल से सॉल्व करना है। देन अब उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। ओके, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहले हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है। चलो पहले मैं नॉर्मल मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं। यहां पे देखो ये जो y है ये 2x स्क्वायर वाई प्लस ई रेस टू एक्स है, dx है। चाहिए तो ये y को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ये y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पे 2y 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स वाई समथिंग ऐसा कुछ आया, और यहाँ पे क्या है dx। देन ये अगर यहाँ पे आएगा तो क्या होगा ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू एक्स प्लस वाई क्यूब
dy विच इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने यहां पे लिख दिया 2x² y² प्लस e रेस टू x y समथिंग। अब मेरा ये इक्वेशन जो है वो आपको किसकी तरह दिखाई दे रहा है, स्टार्टिंग के फॉर्म की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर सपोज मैंने m रखा, m का अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो m का वैल्यू क्या आएगा 2x² y² और प्लस e रेस टू x y। देन यहाँ पे अगर मैं n की वैल्यू की बात करूं तो n की वैल्यू दोस्तों ये माइनस फॉर्म के साथ आएगी, ये याद रखना, माइनस रहेगा तो माइनस के साथ आएगा, तो माइनस e रेस टू x देन माइनस y³, दोनों मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने ये चीजें लिखी तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा अपना नॉर्मल मेथड की जो मेरा इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो आपको पता है कि जो मैं कल के लेक्चर में मैंने किया था डेल m बाय डेल y लूंगा, इसको विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करो, y सॉल्व करोगे तो 2x² ये कांस्टेंट हो जाएगा और 2y² का क्या आएगा 2y, जैसे x² का 2x जैसे y² का 2y। देन यहाँ पे अगर मैं y की डेरिवेटिव की बात करूँ तो 1 आएगा, तो दोस्तों e रेस टू x ही रहेगा। तो फाइनली अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो डेल m बाय डेल y विच इज इक्वल टू 2 2 4 x² y प्लस e रेस टू x, ये हमने लिख दिया। अब ये हमने लिखा, देन इसके बाद अब यहाँ पे आपको ये लेना है, यहाँ पे आपको क्या लेना है डेल n बाय डेल x। अब यहाँ पे आपको बस x वाले को ही सॉल्व करना है, तो e रेस टू x है तो माइनस e रेस टू x ऐसे ही आएगा कि माइनस साइन लिखा, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x। आगे वाला पार्ट क्यों नहीं लिया आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि वो y है और y कांस्टेंट होता है पार्शियल के अंदर अगर विथ रिस्पेक्ट टू x है। अगर हम ये दोनों को ध्यान से देखें तो डेल m बाय डेल y जो है नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x है। इससे ये पता चल रहा है कि द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, तो यहां पे लिख सकते हो द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब आपने यहां पे लिख दिया है। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है तो आपको अब रूल वाइज जाना होगा, चेक करना होगा कि यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बना दिया हूं, तो आप इस स्टेप को ही चेक कर लो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में पहले ये होमोजीनियस है कि नहीं है आप चेक कर लो। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 और 2 कितना होगा 4, और अगर आप यहाँ पे चलो ये नहीं समझ में आ रहा तो ये तो समझ में आ रहा है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 है तो ये 4 है ये 3 है, तो सबसे पहले ही पता चल गया कि भाई ये होमोजीनियस नहीं है। अब रूल नंबर सेकेंड है हमारा कॉमन लेना, ये dx है इसमें से y कॉमन लेना, तो इसमें से देखो y कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे y कॉमन था तो y कॉमन आएगा, पर आप चेक करो इसमें से x कॉमन आ रहा है क्या, उसमें से y आना चाहिए और दूसरे वाले में से x आना चाहिए, तो x कॉमन नहीं आ रहा है, तो रूल नंबर सेकेंड भी नहीं होगा। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रूल नंबर थर्ड की और रूल नंबर 4 ये दोनों में से ही आएगा, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये दोनों में से छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है ये, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर रूल नंबर थर्ड ही आएगा, ये वाला आएगा, पर हम चेक करेंगे। अगर आप रूल नंबर थर्ड से जाओगे चेक करने, आप चेक कर लेना तो उसका आंसर देख लेना कि आपको कैसा आ रहा है। तो हम यहाँ पे रूल नंबर 4 पे आ रहे हैं, तो आप एक बार चेक कर लेना, एक बार चाहिए तो आप चेक करके देख लेना। और इस टाइप के क्वेश्चन में जो रूल नंबर 1 और 2 मैच नहीं हो रहा है तो 3 और 4 एक बार चेक करना ही पड़ता है। तो 3 से चेक करना है तो मैं करके भी दिखा देता हूं, चलो 3 से अगर चेक करना है चलो करके दिखा देता हूं कि आपके मन में भी कंफ्यूजन ना हो। 3 में हम क्या करते हैं, ये वाले में से ये वाले को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रफ में ये चेक कर रहा हूं, तो यहाँ पे देखो ये वाला है और इसमें से ये वाले को मैं माइनस करूंगा, तो यहाँ पे जो माइनस है और माइनस e रेस टू x, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देन नीचे क्या आएगा दोस्तों, नीचे अगर मैंने इसमें से इसको माइनस किया, मैं रूल नंबर थर्ड चेक कर रहा हूँ रफ में, और नीचे n का वैल्यू लिखूंगा तो माइनस e रेस टू x माइनस y³। अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो फाइनली अगर आप इसे 4x² y प्लस 2e रेस टू x और नीचे क्या आएगा माइनस e रेस टू x माइनस y³। अगर आप समझो ऊपर, अगर आपने ऊपर फॉर एग्जांपल 2 कॉमन भी ले लिया, बाकी अब कुछ तो कॉमन, अगर आपने 2 कॉमन ले लिया उसके बाद भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो ही समझ में आ गया कि भाई ये तो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे समझ में आया कि रूल नंबर थर्ड जो है वो अप्लाई नहीं हुआ था। ऐसे आपको रफली चेक कर लेना है। तो अब मैं जा रहा हूँ रूल नंबर 4 की ओर। अगर समझो तीनों रूल नहीं अप्लाई हो रहे तो रूल नंबर 4 तो अप्लाई हो गई। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, डेल n बाय डेल एक्स माइनस डेल m बाय डेल y, इसका जस्ट उल्टा, जो हम इसमें से इसमें कर रहे थे अब इसमें से इसमें होगा, और अपॉन यहाँ पे m है तो अब अपॉन में m आएगा। चेक करते हैं। अब देखो यहाँ पे डेल n, जिस तरह से मैं आपको चीजों को बता रहा हूं, मैं पूरा का पूरा दिमाग में आपके यूनिवर्सिटी का पेपर रख रहा हूं, क्योंकि मैं चाहूंगा
तो आपको एक टाइप बताता, फिर उस टाइप का सम सॉल्व करा देता, फिर होमोजीनियस बताता, होमोजीनियस का करा देता, पर उससे आप क्वेश्चन को पिकअप नहीं कर पाओगे। आपको समझ में सब आएगा, बट अब जब आप सॉल्व करने जाओगे ना, तो आपको टाइप ही नहीं समझ में आएगा कि यार ये कौन से टाइप से सॉल्व करूं। तो मैं आज यहां पे टाइप वाइज सम सॉल्व करा रहा हूं कि टाइप ढूंढो, फिर उसके अकॉर्डिंग सम को सॉल्व करो। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे डेल एन बाय डेल एक्स है, डेल एन बाय डेल एक्स का अगर आप वैल्यू देखोगे तो यहां पे क्या है, माइनस ई रेज टू एक्स है, देन बीच का माइनस है, देन ये वाला वैल्यू आएगा 4x स्क्वायर y। मैं माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं क्योंकि ये ब्रैकेट में आएगा, तो डायरेक्ट में, क्योंकि यहां माइनस है तो यहां पे भी अब साइन चेंज हो जाएगा। चलो दिखाई देता हूं, सोचता हूं कि डायरेक्ट करूं, फिर मन नहीं करता कि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझेगा। m का वैल्यू लिख रहा हूं, m का वैल्यू है 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स y। अब देखो यहाँ पे मैंने n का वैल्यू लिख दिया, माइनस ई रेज टू एक्स माइनस m, इसका वैल्यू लिख दिया पूरा का पूरा, देन 2x स्क्वायर y ई रेज टू एक्स 4x स्क्वायर, हाँ सब परफेक्ट है। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये स्टेप आप पहले भी कर सकते थे, आपको मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूं कि मैं कुछ स्टेप ज्यादा करता हूं। रीजन है कि हर बच्चों को चीजें समझ में आनी चाहिए, तो आप कोई भी स्टेप अपने से भी कम कर सकते हो। जैसे ये मैं जो अभी लिखने जा रहा हूँ वो स्टेप यहाँ पे भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे, ई रेज टू एक्स माइनस 4x स्क्वायर वाई माइनस ई रेज टू एक्स, देन 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स वाई। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये ई रेज टू एक्स को अगर मैं, ये देखो ये वाला टर्म ऐसे ही रख रहा हूँ, और ये दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 2 ई रेज टू एक्स हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ई रेज टू एक्स वाई। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ऊपर से मेरा -2 मैं कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं ऊपर से -2 अगर बाहर लेता हूं तो अंदर क्या टर्म बचेगा, माइनस साइन बाहर आ गया है ऑलरेडी, और यहां से 2 आ गया, तो 2 के डेवलप 4 कितने टाइम में आता है 2, देन ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा y, देन प्लस यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस बाहर चलेगा ई रेज टू एक्स। अब अगर मुझे नीचे ऐसा टर्म लेकर आना है तो दोनों साइड में y है, y बाहर ले लेता हूं, नीचे 2 नहीं ले सकता बाहर क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या बचा एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या बचा ई रेज टू एक्स। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों सेम है, सॉरी यहाँ पे 2 भी है, ये दोनों सेम है, और क्या हो गया कैंसिल, ये 2 भी यहाँ पे आएगा ना, कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या बचा 2/y। और जब मैंने इसे सॉल्व किया, देखो मैंने इसे सॉल्व किया, यहाँ पे m के नीचे क्या है y, तो मेरा आंसर y के फॉर्म में आया, मतलब परफेक्ट है। देन इसके बाद करना क्या है दोस्तों, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर अप्लाई करना है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो मैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख रहा हूं, यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू ई रेज टू जो दिया हुआ है -2 में बाहर ले रहा हूं, ऊपर कुछ नहीं है तो 1/y और dy। तो फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ई रेज टू -2 ऐसे आएगा, 1/x का जैसे आपने लिखा था log x, तो वैसे 1/y का क्या आएगा log y। देन इंडाइसिस का एक और लॉगरिथम का एक और रूल है कि यहाँ पे जो टर्म मैं लिख रहा हूं, ये जो टर्म है आगे, ये कैप रूल की तरह यहाँ पे आ सकता है, तो ये आपको पता होगा। देन ये कोई ई कैंसिल हो गया, तो फाइनली मैं यहाँ पे y रेज टू -2 लिख सकता हूँ, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस में। y रेज टू -2 को आपने 8 क्लास में इंडेक्स में पढ़ा होगा, इंडाइसिस में, कि नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमने पूरा का पूरा लिखा, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो क्या आया दोस्तों, 1/y²। अब आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा मुझे मेरे इक्वेशन को नीचे लेना होगा, हाँ ये वाला इक्वेशन को, और मुझे 1/y² से इसे डिवाइड करना है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या करके देखना तो करके देखो। ओहो, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दे रहा हूं, इसे इक्वेशन नंबर 1, और इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे क्या है x² है, यहाँ पे y² है, और नीचे किससे डिवाइड हो रहा है, मतलब 1/y² से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ऊपर वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा, सेम होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये आ जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन नंबर 1, जैसे मैंने पीछे लिखा था। देन यहाँ पे ई रेज टू एक्स है, y है, यहाँ पे भी नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा y²। देन ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या हो गया dx। देन
यहां पे देखो मैं प्लस ले रहा हूं और ये वाला साइन माइनस में अंदर ही कंसिडर कर रहा हूं, तो समझ जाओ कि यहाँ पे अगर प्लस है तो ये माइनस ई रेस टू एक्स हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। तो ये थोड़ा मुझे मेरे लिए इजी हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। अब देखो मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं प्लस ले लिया और माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। और अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो माइनस यहाँ ही पे रखें। देखो नहीं समझ में आ रहा तो आप माइनस को यहां पे रखे रहो, फिर बाद में आप मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो अभी मैं ले रहा हूं। देन यहां पे देखो ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन, एक मिनट, मैं क्या करता हूं पता है, ये आपको जैसे वहां पे इक्वेशन है उसी फॉर्म में इक्वेशन को रहने देता हूं। ये ई रेस टू एक्स है, यहाँ पे माइनस है, वैसे ही रख रहा हूँ, बाद वाले स्टेप में ही करता हूँ, नहीं तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो माइनस है, माइनस वैसे ही रखा। ई रेस टू एक्स है, सभी बच्चों का मुझे ध्यान में रखना पड़ता है, हर एक बच्चों को। ई रेस टू एक्स है, फिर से यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर से डिवाइड होगा दोस्तों। देन यहाँ पे क्या आएगा, प्लस यहाँ पे देखो वाई क्यूब है, फिर ये भी किससे डिवाइड होगा, वाई स्क्वायर से डिवाइड होगा। और यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई एंड विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है। देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड हुआ, ये भी वाई स्क्वायर से डिवाइड हुआ, ये भी वाई स्क्वायर से हुआ, ये भी। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइनस का मैंने सेम माइनस लिखा है। जो बच्चों को समझ में आ गया वो यहाँ पे वो स्टेप अप्लाई करके एक स्टेप अपना बचा सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक स्टेप बचाने के चक्कर में आपको ये चीजें करवा रहा था, थोड़ा सा और मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ, चलेगा। अब एक स्टेप मेरा और बढ़ गया। अब अगर मैं इसे देखो कट करूं, ये देखो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये वाई वाई कैंसिल हो गया, नीचे एक वाई बचा। देन यहां से कुछ नहीं होगा, यहां से कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक वाई बचा। अब देखो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x स्क्वायर। देन यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, ई रेस टू, देखो ये एक वाई कैंसिल हो गया तो यहाँ पे नीचे एक वाई बचेगा, ये dx। देन माइनस, अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो ई रेस टू एक्स वाई स्क्वायर ऐसे पूरा का पूरा बचेगा। देन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखो नीचे वाई स्क्वायर था, ऊपर वाई क्यूब था, तो एक वाई बचा एंड डी वाई विच इज इक्वल टू 0। एक बार और इसको चेक कर लेना, देखो वाई स्क्वायर परफेक्ट है, नीचे एक वाई है परफेक्ट है, देन ई रेस टू वाई स्क्वायर परफेक्ट है। देन यहाँ पे ऊपर वाई क्यूब था, नीचे वाई स्क्वायर था, तो ऊपर वाई आएगा। देन फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ तो अगर आप यहाँ पे m का अगर वैल्यू की बात करोगे तो m का वैल्यू क्या आएगा, अब आपको डायरेक्ट लिख देना है। जैसे ये मल्टीप्लाई आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया, डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो द इक्वेशन इज एग्जैक्ट। यहाँ पे आपने डायरेक्ट लिख दिया। अब लिखने के बाद आप डायरेक्ट वो आपको इसका डेरिवेटिव निकाल के वो सब चेक नहीं करना है पार्शियली, डायरेक्ट आप लिख दिए। अब यहाँ पे m का जो वैल्यू है, क्योंकि आपको यहाँ पे m का वैल्यू पता होना चाहिए, तो m का जो वैल्यू है क्या है, 2x स्क्वायर प्लस ई वाई। देन यहाँ पे अगर n की वैल्यू की मैं बात करूं तो यहाँ पे ये माइनस साइन अंदर आएगा, तो माइनस ई रेस टू एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई। अगर आप यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन की बात करोगे तो डायरेक्ट, अब मैं देखो पीछे वाले मेथड से सम सॉल्व कर रहा हूँ, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या तो 5 मार्क्स का। अब देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, m dx प्लस n dy विच इज इक्वल टू c। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन ऑफ m वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा लिख दे रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस e अपॉन y, कि e रेस टू x अपॉन y, e रेस टू x अपॉन y। और यहां पे क्या है दोस्तों, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n। अब n में मैंने आपको बोला है x वाला वैल्यू नहीं लिखना है, तो देखो ये वाले सम में भले यहाँ पे y है पर x आया तो ये पूरा नहीं आएगा, बस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस y वाला। तो यहाँ पे एक माइनस y वाला और यहाँ पे क्या dy है विच इज इक्वल टू c। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालू तो यहाँ पे क्या आएगा, 2x स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन निकालू तो x क्यूब बाय 3। देन अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालू तो यहाँ पे y मेरा कांस्टेंट है तो 1 अपॉन y ऐसे ही आएगा, और e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x ही आएगा। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं प्लस माइनस माइनस, देन y का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूं तो y स्क्वायर बाय 2 आएगा विच इज इक्वल टू c। अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसे आप ऐसे भी रख सकते हो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, पर ऐसे भी रखोगे तो भी ये चलेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, ऑलरेडी हमने 2 रूल अप्लाई कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो, अब अगर चाहोगे आप स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन, अगर आप चाहोगे स्टार्टिंग में तो आप चेक कर लो कि जो आपका इक्वेशन है वो उस फॉर्म में है कि नहीं है। चेक करते हैं, देखो यहां पे डेल एम बाय डेल वाई और यहां पे क्या आएगा डेल एन बाय डेल एक्स। अगर आप चेक करने जाओगे तो मतलब ये m वाला पार्ट है उसका आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। m वाला पार्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं m विच इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। और अगर मैं n वाला पार्ट लिखने जाऊं तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा n इक्वल टू माइनस साइन अंदर ले लेना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस होगा ना 3xy। एक बार चेक कर ले रहे हैं xy माइनस 2y स्क्वायर माइनस x प्लस 3xy। अब आपको क्या करना है, पहले वाले में विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करना है। बस y वाला सॉल्व होगा तो x वाला कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव 1 आएगा, देन यहाँ पे 2 ऐसे ही आएगा और ये y का क्या आएगा दोस्तों 2y आएगा। तो फाइनली अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x माइनस 4y, तो यहाँ पे डेल एम बाय डेल वाई का जो वैल्यू आया मेरा क्या आया x माइनस 4y। वैसे ही सेम मैं अगर यहाँ पे सॉल्व करूँ, एक बार और चेक कर लो, देखो विथ रिस्पेक्ट टू y है, y का 1 आएगा, x आएगा और y स्क्वायर 2y 4y। देन अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। देन यहाँ पे बस x वाला सॉल्व होगा तो 3y ऐसी होगा, x 1 आएगा। तो फाइनली ये हमारा पूरा का पूरा आंसर आया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों आंसर मैच नहीं हो रहे। अब मैच नहीं हो रहे मतलब यहाँ पे आपको लिखना होगा डेल एम बाय डेल वाई विच इज नॉट इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स। अगर इसको इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। इक्वेशन जो है मेरा एग्जैक्ट नहीं है। अगर एग्जैक्ट होता तो मैं डायरेक्ट इसका जनरल सॉल्यूशन कल वाले मेथड से ला देता। अराउंड 38 मिनट का लेक्चर हो चुका है। देन इसके बाद अगर मैं देखूं तो मुझे क्या करना है, अब मेरे को रूल पे आना है। रूल नंबर फर्स्ट, होमोजीनियस है क्या, देखो एक्स एंड वाई यहाँ पे 1 1 2 2 परफेक्ट 2 परफेक्ट 1 1 2 होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस वाले मेथड से आप सॉल्व कर दो। होमोजीनियस वाला मेथड क्या बोलता था, होमोजीनियस वाला मेथड बोलता था mx प्लस ny, इसका आंसर निकालना है। चेक कर लो जो सर बोल रहे हो सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे। देख लो होमोजीनियस मेथड क्या बोल रहा था, इसका आंसर निकालो और इसी को अपॉन में ले लो, वही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब देखो मैं इसका आंसर निकाल रहा हूं। मैं इसका आंसर जब निकालने जाऊंगा तो देखो m का मेरा जो वैल्यू है, ये m का जो वैल्यू है मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। बहुत सारे लोग ये स्टेप भी डायरेक्ट कर सकते हो। इंजीनियरिंग में जितना स्टेप बचा सकते हो बचा लो, मार्क्स मिलता है। तो डायरेक्ट आप x का इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, पर बहुत सारे बच्चों को नहीं समझेगा इसलिए मेरे को लिखना पड़ता है। n का जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy और यहाँ पे वैल्यू ऑफ यहाँ पे क्या आएगा y। तो फाइनली यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2xy स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, साथ में ये y आ जाएगा प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे देखो 3 ऐसे ही रहेगा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा, हाँ। अब देखो यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा, y के साथ क्या हो जाएगा y इंटू वाई वाई स्क्वायर। फाइनली मैंने सब लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए और प्लस माइनस माइनस आया, यहाँ पे 3 में से 2 गया, 3xy स्क्वायर में से 2xy स्क्वायर गया। तो फाइनली यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों xy स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस है और ये जो है वो 0 को इक्वल नहीं है। यहाँ पे ना तो आंसर 0 नहीं आ रहा, तो मतलब ये परफेक्ट है। अब ये जो परफेक्ट है तो यही वाला पार्ट हमारा क्या देगा, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर दे देगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1 अपॉन mx प्लस ny, मतलब 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर हमारा क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पूरे इक्वेशन को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन, देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इसे आप इक्वेशन 1 दे दो बाय 1 अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो यहां पे एक्स वाई है, उसके नीचे मैंने एक्स वाई स्क्वायर ले लिया, मल्टीप्लाई किया, ऊपर 1 का 1 तो ऊपर सेम होगा। देन यहाँ पे क्या होगा 2y स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा dx। देन यहाँ पे क्या होगा
एक्स स्क्वायर देन 3xy अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, यहां पे भी एक्स वाई स्क्वायर और यहां पे dy विच इज इक्वल टू 0। अब देखो ये एक्स वाई, उसके नीचे भी मैंने एक्स वाई स्क्वायर ले लिया। प्लीज बोरिंग मत होना, अच्छे से समझना, ये एक लेक्चर आपका कंफर्म मार्क्स करा देगा। देन 2y स्क्वायर था, उसके नीचे भी मैंने एक्स वाई स्क्वायर ले लिया। देन एक्स स्क्वायर था, उसके नीचे भी ले लिया। 3xy के नीचे भी ले लिया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आप ये वाला टर्म ले लोगे, देखो ये x कैंसल, ये y और एक y कैंसल, तो यहां से क्या बचा 1/y, साथ में ही लिखते जाओ। देन यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां पे क्या बचा 2/x dx। देन यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे एक x कैंसिल हो गया, तो x/y स्क्वायर। और अगर आप यहां पे देखोगे तो ये देखो x एक y कैंसिल हो गया, तो 3/y dy विच इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसे आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो आगे ये कैसे सॉल्व होगा, अब देखो यहां पे 1/y माइनस 2/x dx है। देन यहां पे अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो ये माइनस साइन अंदर ले लो, ये प्लस हो गया तो माइनस अंदर लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 3/y विच इज इक्वल टू 0। देन यहां पे अगर आप देखोगे, अगर यहां पे अगर आप वैल्यूज निकालोगे, अब सेम आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। और ये हमारा जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट फॉर्म में चले गया है, तो आप यहां पे क्या करोगे, जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखो। जनरल सॉल्यूशन लिखते टाइम आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy विच इज इक्वल टू c। अब इंटीग्रेशन ऑफ m कितना आएगा दोस्तों, m का वैल्यू कितना आएगा 1/y माइनस 2/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n लिखते टाइम आपको x वाला टर्म नहीं लिखना है, ये वाला नहीं लिखना है, बस एक ही टर्म लिखना है। कौन सा लिखना है, 3/y dy विच इज इक्वल टू c। अब बस इसे सिस्टमैटिक तरीके से आप सॉल्व कर दो। सॉल्व जब आप करोगे दोस्तों, इंटीग्रेशन हटा दो, 1/y मैंने बोला है कि इसके अंदर y कांस्टेंट टर्म लेना है, y कांस्टेंट लोगे तो 1/y तो ऐसे ही रहेगा, साथ में बस x मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो 2 ऐसे ही होगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा log x। देन इसके बाद प्लस यहां पे देखो 3 ऐसे ही रहेगा, ये 1/y का क्या आ जाएगा log y एंड विच इज इक्वल टू c। तो आप इस तरह से भी अपना इक्वेशन लिख सकते हो, या तो इसे और सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो। तो ये है आपका जनरल सॉल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ऑलमोस्ट मैंने तीनों टाइप आपको करा दिया और तीनों के परफेक्ट आंसर अपने आ चुके हैं। अब लास्ट वाला टाइप, अब लगभग आपको सम सॉल्व करने आने लगा है, सम को पहचानने भी आने लगा है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे तो समथिंग यहाँ पे dx है dy है। अभी तक मुझे कोई नहीं पता कि ये शायद हो सकता है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में हो, तो पहले आप वो चेक करोगे ये एग्जैक्ट फॉर्म में है कि नहीं है तो आपके पास 4 रूल है। तो सबसे पहले मैं m का वैल्यू निकाल दे रहा हूं। m का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ n क्या आएगा दोस्तों, माइनस अंदर ले लो, माइनस x, ये माइनस हमेशा अंदर ले लिया करो, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, एक्स स्क्वायर y। आपने यहाँ पे वैल्यूज लिखा है, एक बार चेक कर लिया करो कि हमने परफेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है। देन आपको क्या करना है, डेल m बाय डेल y निकालना है। देन यहाँ पे क्या करना है, डेल n बाय डेल x सॉल्व करना है। डेल m बाय डेल y करोगे तो y जो है वो आपको y को सॉल्व करना है। y का जो यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1। देन यहाँ पे x ऐसे ही है, y का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y। देन यहाँ पे फाइनली अगर मैं लिखूं तो इसे क्या लिखेंगे 2xy। तो ये हमारा क्या है, डेल m बाय डेल y। अब ये आपने लिखा, सेम यहाँ पे आप डेल n बाय डेल x करो, x वाला ही बस सॉल्व होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो y आपका कांस्टेंट है और x स्क्वायर का क्या आएगा 2x आएगा। तो फाइनली डेल n बाय डेल x विच इज इक्वल टू -1 माइनस 2xy। मैं सोचा यार कैसे इक्वल कैसे आ गया, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो लगभग सेम आ रहे हैं, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आया, तो बहुत सारे लोग इसको इक्वल मत ले लेना। देन डेल m बाय डेल y विच इज इक्वल टू डेल n बाय डेल x। ये जो आंसर है वो मैच नहीं है। अब इसके नीचे क्या लिखोगे, देयरफॉर द इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, इसके नीचे आप लिख दोगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मेथड जाना है, रूल जाना है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, ऐसे अपने पास टोटल 4 रूल है। रूल नंबर फर्स्ट, हम सबसे पहले होमोजीनियस चेक करते हैं। देखो इसका डिग्री 1 है, इसका 1 and 2 3 है, तो 1 3 आ गया तो समझ में आया कि ये मिसमैच है।
नहीं है होमोजीनियस। रूल नंबर सेकंड, क्या इसमें से मैं y कॉमन ले सकता हूं, dx में से ले सकता हूं, क्या इसमें से मैं x कॉमन ले सकता हूं, ले सकता हूं, या रूल नंबर 2 में आ गया। तो बहुत सारे ऐसे सम रहेंगे जो दो दो रूल से भी सॉल्व होते हैं, तो ये रूल नंबर 2 में आ गया। तो यहां पे देखो मैं इसी इक्वेशन को सिस्टमैटिक तरीके से बना रहा हूं, यहां पे मैं y बाहर ले रहा हूं, देन यहां पे क्या बचेगा 1, और यहां पे x एंड y, और यहां पे क्या हो गया दोस्तों dx। देन यहां पे क्या हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आएगा 1, और x बाहर आ गया तो क्या आएगा x और y, और यहां पे क्या आएगा dy विच इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो, परफेक्ट हमने y बाहर लिया, क्या y मैंने बाहर लिया तो यहाँ पे 1, देन यहां से एक y गया तो xy, परफेक्ट है। यहां से x बाहर गया तो यहाँ पे 1, और यहां पे से x बाहर गया तो यहाँ पे x एंड y, परफेक्ट है। देन इसके बाद वही रूल है, वहां पे हमें क्या करना है, पहले आप यहां से m का वैल्यू निकाल लो और n का वैल्यू निकाल दो। m का जब आप वैल्यू निकालोगे तो m का वैल्यू डायरेक्ट यही आप लिख दो, यहां से xy² लिख दिया। n का जब वैल्यू लिखोगे तो माइनस फॉर्म में, माइनस है आगे तो माइनस x प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस x² y। तो यहां पे आपने m का भी वैल्यू लिख लिया दोस्तों और n का भी वैल्यू लिख दिया। तो m का वैल्यू क्या है y माइनस xy², और n का जो वैल्यू है माइनस x माइनस x² y, ये आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे mx माइनस ny, इसका आंसर निकालना है। यहां पे प्लस नहीं निकालना होता, आप चेक कर लो। देखो यहां पे अगर ये रूल 2 है तो यहां पे हमें क्या करना है, माइनस का आंसर निकालना है। अब देखो यहां पे माइनस का आंसर निकालना है, तो देखो कैसे आएगा, mx, यहां पे इसको x से मल्टीप्लाई करो, तो चाहिए तो मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं, चलो m का मेरा जो भी वैल्यू है, m का जो भी वैल्यू है, ये आप एक स्टेप बचा सकते हो, पर मैं ये बाकी बच्चों के लिए लिख रहा हूं जो बच्चों को समझता नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे बेचारे उन्हें नहीं समझ में आता डायरेक्ट, तो उनके लिए मैं यहाँ पे सब स्टेप लिख रहा हूँ। बाकी लोग डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा xy, देन ये क्या हो जाएगा x² y², देन ये माइनस 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 क्या हो गया प्लस, देन ये क्या हो जाएगा xy, देन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, देन ये क्या हो जाएगा x², और यहाँ पे क्या होगा y²। तो ये आपने इसे सॉल्व किया। अगर आप चाहोगे तो ये देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो फाइनली यहाँ पे क्या आएगा 2xy, और ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये 2xy है तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, 1/mx माइनस ny। तो यहाँ पे क्या था इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2xy, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसे आप क्या करो, पूरे इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये जो आपका इक्वेशन है इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन में आप मल्टीप्लाई करोगे, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो, तो यहाँ पे y अपॉन क्या है यहाँ पे 2xy, देन यहाँ पे xy² अपॉन 2xy, ये क्या होगा dx, देन x अपॉन 2xy, देन यहां पे क्या है x² y अपॉन 2xy, और यहां पे क्या है dy विच इज इक्वल टू 0। प्लीज लेक्चर को पूरा देखना, बीच में से गायब मत हो जाना। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने सही लिया है कि नहीं। y अपॉन 2xy माइनस xy² 2xy, देन यहाँ पे x अपॉन 2xy, देन x² 2xy, परफेक्ट है। देन आप सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे आप तो देखो ये y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1/2x है। देन यहां से अगर ये x कैंसिल हो गया, एक y कैंसिल हुआ, तो ऊपर एक y बचा, नीचे एक 2 बचा, देन यहाँ पे dx माइनस, यहां पे अगर आप देखोगे तो x कैंसिल हो गया, तो 1/2y, देन यहाँ पे प्लस है, ये देखो ये y कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, तो x/2, और ये dy विच इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको पता है, ये देखो भाई ये माइनस साइन है, इसको गड़बड़ मत करना, ये dx है माइनस है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार आप चेक कर लेना अच्छे से। देखो ये y है सही है, ये x कैंसिल है, y/2 परफेक्ट है, देन यहाँ पे x है 1/2y परफेक्ट है, देन ये y ये x कैंसिल हो गया, तो ऊपर एक x बचा 2, हाँ परफेक्ट है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से m और n का वैल्यू निकालो, देन जो मैंने पहले जैसे कराया है इस तरह से आप सम को सॉल्व कर दो। तो एक ही क्वेश्चन का लास्ट पार्ट में बस आपको दे रहा हूं, प्लीज इसे सॉल्व करके
लास्ट में इसका फाइनल आंसर देना मत भूलना। लेक्चर जो है आज का थोड़ा सा लेंथी हो गया है, 51 मिनट तक पहुंच गया है, पर मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर को मैंने अराउंड, ये लेक्चर 2 घंटे का लेक्चर था, पर मैंने बहुत ही कोशिश करके इसको 1 घंटे के अंदर लाया। और अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देख लेते हो तो आपके इस लेसन का, इस मॉड्यूल का 50% पार्ट आपका कवर हो गया। अब बस 50% वाला पार्ट बाकी है। देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करा दूंगा और उसके बाद हम लास्ट वाला टॉपिक कवर कर लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से ये लेसन हम कवर कर लेंगे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।